नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीट के लिए अनुवाद विषय। और अनुवाद विषय जो पढ़ रहे हैं हम इसमें, तो हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे विद्यार्थियों। कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं हम? द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे। अब द्वितीय विभक्ति में जब आप पढ़ते हैं तो देखिए, एक सूत्र है अंतरा अंतरेण। क्या सूत्र है? अंतरा अंतरेण, ये सूत्र है विद्यार्थियों, अंतरा अंतरेण। अब ये जो अंतरा अंतरेण सूत्र है, ये क्या कहता है कि अंतरा कहते हैं बीच में। अंतरा का अर्थ क्या होता है? बीच में। और अंतरेण का अर्थ क्या होता है? बिना। अंतरेण इसका अर्थ होता है बिना। क्या कहते हैं? अंतरा अंतरेण। तो अंतरा का अर्थ होता है बीच में और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। तो अंतरा और अंतरेण, इन दो शब्दों का जब प्रयोग होता है तो इन दोनों शब्दों के प्रयोग में क्या है? द्वितीय विभक्ति आती है। क्योंकि विद्यार्थियों, हम जो अनुवाद पढ़ रहे हैं वह कारक नियम के अनुसार और जो साधारण अनुवाद होता है उसके अनुसार दोनों ही प्रकार से हम इसको करेंगे। तो देखिए, अंतरा अंतरेण, क्योंकि द्वितीय विभक्ति चल रही है संस्कृत में, कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। ये जो द्वितीय विभक्ति चल रही है, अब देखिए कि जैसे हम वाक्य बनाते हैं कि गंगा और यमुना, क्या बनाएंगे? गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। ये वाक्य है विद्यार्थियों। कौन सा वाक्य है? कि गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। अब गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, तो देखिए, क्योंकि बीच का अर्थ क्या होता है? अंतरेण, और अंतरा। और अंतरा जो बीच का अर्थ होता है, इस अंतरा में के साथ जिनका संयोग है, जैसे गंगा और यमुना है, तो हम गंगा में और यमुना दोनों में क्या है? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अब देखिए, आप वाक्य बनाएंगे गंगाम यमुनाम, क्योंकि और आया है ना विद्यार्थियों, ये तो मैंने आपको बताया था कि और शब्द का प्रयोग उसके बाद होता है। तो गंगाम यमुनाम च। अंतरा, अंतरा कहते हैं बीच में। अंतरा यानी बीच में। प्रयाग अस्ति, प्रयाग अस्ति, प्रयाग अस्ति, प्रयाग है। क्या वाक्य बनाएंगे आप? गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। और गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, ये वाक्य हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको एक बार देख लें और इसको पोंछ करके देख सकते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार से अन्य वाक्य भी हो जाते हैं कि अन्य जो वाक्य हैं उनमें आप क्या करेंगे? देखिए, जब आप अन्य वाक्यों को बनाएंगे विद्यार्थियों, तो अन्य वाक्यों में क्या है? जैसे तुम्हारे और मेरे बीच श्याम है। क्या है विद्यार्थियों? वाक्य क्या है? कि तुम्हारे और मेरे बीच में श्याम है। तो आपको इसका जब अनुवाद करना है तो तुम्हारे और मेरे, ये जो दो शब्द हैं ये द्वितीया में आएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में है। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे? देखो, तुम्हारे के लिए जब आप त्वम शब्द के रूप देखते हैं तो इसका द्वितीयाम बनता है त्वाम। क्या बनता है विद्यार्थियों? इसका द्वितीय विभक्ति जब रूप देखेंगे आप युष्मद के,
तो युष्मत के जब रूप देखेंगे तो आपको पता चलेगा त्वाम बनता है इसका। और उसके बाद मेरे के लिए अस्मत के रूप देखेंगे और उसमें बनेगा माम, कि तुम्हारे के लिए तो हो जाएगा त्वाम और मेरे के लिए हो जाएगा माम। अब ये और है तो और है, इसके बाद लिखेंगे हम ये और के लिए आ जाएगा च, कि त्वाम माम च, कि तुम्हारे और मेरे। क्या लिखेंगे? तुम्हारे और मेरे। और बीच के लिए आ जाएगा विद्यार्थियों, मैंने आपको लिखाया है अंतरा, बीच में क्या है? अब देखिए श्याम है तो इसको हम पद बना करके विसर्ग लगा देंगे और अस्ति के लिए हो जाएगा, है के लिए हो जाएगा अस्ति। क्या हो जाएगा? तुम्हारे और मेरे बीच में श्याम है। अब देखिए हम कहें कि सीता और गीता, सीता और गीता के बीच में रमा है। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? सीता और गीता के बीच में रमा है। तो जब आप लिखेंगे, देखो आप सीता के रूप देखेंगे और गीता के देखेंगे और रमा के देखेंगे, इन सब के जो रूप हैं वे रमा की तरह ही चलेंगे, लता की तरह चलेंगे। और रमा की तरह और लता की तरह चलेंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए सीताम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनता है। जब रमा के रूप देखेंगे तो इसी तरीके से मिलेंगे आपको, सीताम और गीताम। च, च किसके लिए आया है? और के लिए। और के लिए च क्यों आया है? और के लिए च इसलिए आया है क्योंकि हिंदी में तो और कहते हैं और संस्कृत में च कहते हैं। फिर देखिए ये अंतरा हो जाएगा, अंतरा, और ये रमा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप आ जाएगा इसका, रमा अस्ति। क्या वाक्य हो जाएगा? रमा अस्ति, त्वाम माम च अंतरा रमा अस्ति। इसी प्रकार से जितने बार आप वाक्य बनाएंगे अंतरा के योग से, तो अंतरा के योग से अंतरा का जिससे संबंध है यानी जिसके भी बीच में है उसमें कौन सी विभक्ति आ जाती है? उसमें आपकी विभक्ति आ जाती है द्वितीय विभक्ति, जिस प्रकार से आपने इसको देखा। अब इसमें क्या है? एक है अंतरीण। अंतरीण का क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों? अंतरीण का तात्पर्य होता है बिना। अंतरीण का क्या अर्थ है? बिना। अब देखिए कि जब आप अंतरीण के वाक्य बनाएंगे तो क्या है, आपको पता है ये जो अंतरीण है, इस अंतरीण का अर्थ है बिना। क्या अर्थ हो जाएगा? बिना। अब जब बिना अर्थ हो जाएगा तो आपको क्या करना है? देखिए कि आप लिखेंगे, जैसे वाक्य बनाया आपने, धन के बिना, बिना सुख नहीं है। क्या वाक्य बनाया विद्यार्थियों आपने? कि धन के बिना सुख नहीं है। और धन के बिना सुख नहीं है तो आप देखिए जो बिना है, उस बिना शब्द का तात्पर्य किससे संपर्क बैठ रहा है? बिना का। तो आपने पढ़ा है और आपको पता है कि जो बिना शब्द है उसका संपर्क बैठ रहा है आपका धन से। तो इस धन में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, क्योंकि हम संस्कृत भाषा में कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं? द्वितीय पढ़ रहे हैं। और जो द्वितीय विभक्ति होती है विद्यार्थियों, वह द्वितीय विभक्ति इस प्रकार की होती है जिसमें अधिक सूत्र हैं। अब इसमें क्या है, देखिए आप लिखेंगे द्वितीय जब देखेंगे तो राम की तरह रूप चल जाते हैं इसके, धनम। धनम यानी धन के बिना, धनम बिना, सॉरी, अंतरेण से करना है हमको। किससे करना है विद्यार्थियों? ये जो अंतरेण शब्द है उस
अंतरेण से करना है हमको। तो जब आप अंतरेण से करेंगे तो क्या आएगा कि धनम, देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे, हलंत माँ कर देंगे। और हलंत माँ क्यों कर देंगे, क्योंकि ये जो है, ये जो धनम है, ये धनम माँ के बाद क्या स्वर आ रहा है, तो आप लिखेंगे धनम अंतरेण। क्या लिखेंगे, धनम अंतरेण न सुखम, न सुखम अस्ति, धन के बिना सुख नहीं है। फिर आप क्या लिखेंगे, देखिए आप वाक्य बनाते हैं, ज्ञान के बिना, बिना सुख नहीं है। क्या वाक्य बनाएंगे, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। और ज्ञान के बिना सुख नहीं है तो आप लिखेंगे ज्ञानम, क्योंकि द्वितीया नहीं है इसमें, और बिना के लिए आ जाएगा अंतरेण, ज्ञानम अंतरेण न सुखम अस्ति। ये है विद्यार्थियों कि ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो आप इसको इस प्रकार से बना लेंगे। फिर और भी ऐसे, जहाँ भी वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें बिना का प्रयोग आ रहा है, तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों, उस बिना वाले वाक्यों में अंतरेण अगर मिल जाता है तो आप समझ जाएंगे द्वितीय विभक्ति आई है। अगर आपसे पूछ लेता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि शुद्ध करो, कभी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि रीट का ये जो अनुवाद है ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अनेक चीज़ें हमारी पूरी हो जाती हैं। जैसे अशुद्धि संशोधन है, वाच्य परिवर्तन है, ये सब ऐसे बिंदु हैं जिनको आप अगर करोगे तो ये आपके एक ही टॉपिक में सब हो जाएंगे। प्रत्यय हैं, विभक्ति हैं, सब कुछ क्या है आपके एक ही अनुवाद से हो जाते हैं। जो भी ग्रामर आपके रीट के सिलेबस में रखी गई है वो सभी आपके एक अनुवाद से पूर्ण हो जाती है। बाकी इसमें अलंकार छंद नहीं है, और लगभग जो व्याकरण है, विशेषण विशेष, सब कुछ इससे पूरा हो जाएगा विद्यार्थियों। तो आपको इसको बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है विद्यार्थियों। अब देखिए एक सूत्र पढ़ेंगे हम, कौन सा है, ओपान्व अधिसिंग स्थासाम कर्म। कौन से पढ़ेंगे विद्यार्थियों, देखिए सूत्र है ये, अधि सिंग स्थासाम, अधि सिंग स्थासाम कर्म। ये कारक सूत्र है विद्यार्थियों। और यह जो कारक सूत्र है यह क्या कहता है, देखिए यह सूत्र यह कहता है, कारक सूत्र आपके लिए, कि अधि उपसर्ग पूर्वक, क्या कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक, ये उपसर्ग है विद्यार्थियों, अधि उपसर्ग पूर्वक क्या है इसका अर्थ, कि अधि उपसर्ग पूर्वक, देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक, देखिए ये अधि उपसर्ग है और इधर क्या है, सिंग धातु है, पूर्वक सिंग, इसका अर्थ होता है सोना, स्था इसका अर्थ होता है ठहरना, और आस, आस का अर्थ होता है बैठना। ये जो धातु हैं, इन धातुओं के कर्म की
सॉरी, इन धातुओं के आधार की, कर्म नहीं है, क्या है, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। यह है विद्यार्थियों, यह सूत्र क्या कहता है, जैसे आप जानते हैं आधार, और आधार में आपने पढ़ रखा है, आधार का क्या होता है, मैं पे पर। अगर सप्तमी विभक्ति आ रही है और सप्तमी विभक्ति आ रही है तो उसका अर्थ क्या होता है, मैं पे पर आधार। आधारो अधिकरण जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, ये जो सूत्र क्या कह रहा है कि अगर ये जो धातु अकेली आती, कौन सी, सिंह, स्था और आस, ये धातु यदि अकेली आती तो क्या होता विद्यार्थियों कि इन धातुओं का जो आधार होता उसमें सप्तमी विभक्ति लगती, क्योंकि जो अधिकरण होता है, अधिकरण कारक, वह सप्तमी विभक्ति का होता है। लेकिन यदि इन धातुओं से पहले क्या आ जाता है, अधि उपसर्ग, और अधि उपसर्ग आ जाता है तो ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं का जो आधार होगा उसमें आधारो अधिकरण से अधिकरण संज्ञा तो होगी, लेकिन सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति नहीं आएगी। और सप्तमी विभक्ति नहीं आएगी विद्यार्थियों, कौन सी विभक्ति आएगी, कर्म संज्ञा होगी। और आपने पढ़ रखा है कर्मणि द्वितीया, कि जो कर्म होता है, कर्म कारक, उसमें द्वितीय विभक्ति आती है हमेशा। यह आपको ध्यान रखना है, कर्मणि द्वितीया, कि जो कर्म कारक होता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। अब ये जो हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं सोचता हूँ। अब क्या करना है आपको, देखिए जैसे आप वाक्य बनाएंगे, क्या वाक्य बनाना है आपको, कि आप वाक्य बनाएंगे वह आसन पर बैठता है। आप लिखते हैं, मान लो वाक्य बनाया आपने, वह आसन पर सोता है, ये वाक्य बनाया आपने। क्या वाक्य बनाया, वह आसन पर सोता है, तो आपको पता है वह करता है। और ये जो है, वैसे तो मैं पेपर का अर्थ जो आता है वो किस में आता है, सप्तमी विभक्ति में आता है, अधिकरण कारक में। और मैं पेपर का जो वो है सप्तमी अधिकरण में आता है। तो आपको पता है कि अगर हम अधि उपसर्ग लगा देंगे तो इसमें सप्तमी विभक्ति नहीं आएगी, कौन सी आएगी, द्वितीय, कर्म संज्ञा हो गई इसकी। अब आप लिखेंगे, देखिए वह के लिए क्या होता है, सह, और आसन है, द्वितीय लगाएंगे तो आसनम, नम, और अधि लग जाएगा तो आप लिख देंगे, देखिए अधि सेते। अगर ऐसा कोई वाक्य आ जाता है और आपसे अगर पूछ लेता है इसको रेखांकित करके, इसमें द्वितीय क्यों आई है, तो उसमें सब कारण लिखा हुआ होगा, क्योंकि विद्यार्थियों अब साधारण तरीके से रीट के पेपर नहीं आते हैं। अब पहले जो आते थे उसके तरीके से नहीं, अशुद्धि भी पूछेगा। अब देखिए यहाँ हलंतमा है लेकिन यहाँ स्वर है, इसलिए हमने इसको पूरा लिखा है। इसी प्रकार से आप दूसरा वाक्य बनाएंगे, वह घर में सोता है, यह भी वाक्य ऐसा ही है। इस वाक्य में भी क्या करेंगे आप, देखिए वह के लिए क्या आ जाएगा, सह, और घर के लिए, घर के नपुंसक लिंग में चलते हैं, गृहम। यहाँ लिखेंगे अधिसेते, कि वह घर में सोता है। क्या लिखेंगे, सह गृहम अधिसेते, कि वह घर में सोता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, इसके रूप बनाएंगे। इसी प्रकार से हम देखिए सह ऐसे बना सकते हैं, सह आसनम अध्यास्ते, यानी वह आसन पर बैठता है। और हम इसको ये भी बना सकते हैं, जो वो है इसका, कि सह आसनम अधितिष्ठति,
ये क्या है कि तिष्ठ जो धातु होती है, स्था जो धातु होती है, ये जो स्था है उस स्था धातु के रूप तिष्ठ के रूप में चलते हैं। जैसे आपकी धातु तो पूछेगा तो आप बताएंगे स्था धातु है, और ये जो स्था धातु है इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, तिष्ठ में हो जाता है। और तिष्ठ में हो जाता है तो फिर इसके रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थी इसके रूप चलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे वाले जो नियम हैं मैं आपको एक एक करके करा दूंगा, पूरे लेक्चर आप कर लेना, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीट में अगर आप 30 में से 29 भी प्रश्न करें तो मेरी गारंटी है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।